अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हस्बे रवायत एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिलावल फिर से तनकीद कर रहे हैं, सिलेक्टेड कह रहे हैं। इस दफ़ा सिलेक्ट हुई अगर कोई ना कोई जमात तो ये अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि पुराने सियासतदान, हमसे भी पुराने सियासतदान, इलेक्टिबल्स की सियासत चाह रहे हैं और इलेक्टिबल्स ढूंढ रहे हैं। उनका निशाना नून लीग की तरफ था और उन्होंने सारा मलबा महंगाई का, बेरोज़गारी का पिछले 16 माह की हुकूमत में अपने ऊपर नहीं बल्कि अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत, अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना पे डाल दिया, जिसको कल नवाज शरीफ ने शाबाश दी। और उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीब के लिए अलविदाई तकरीर भी तैयार थी और मैं भी चाहता था कि यह हुकूमत ख़त्म करके फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन चूँकि हालात बड़े मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट हो सकता था, सियासत को कुर्बानी दी, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तमाम धड़ों को भी मिला रही है, बलोचिस्तान में भी लोगों को इकट्ठा कर रही है। पंजाब के अंदर वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास बेचने को कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या करना है? अगर वो 16 माह की तरह शहबाज शरीफ की तारीफ करेंगे तो उनको तो एक बंदा वोट भी नहीं देगा। तो ये तो उनकी सियासत है कि उन्होंने नून लीग की तनकीद करनी है, क्योंकि बड़ी सियासी जमात वही है, बाकी तो सारे माइनस हो चुके हैं। तो नून लीग की सियासी जोड़ तोड़ जारी है, जिस पर बिलावल खासे परेशान नजर आ रहे हैं। फिर बड़ा सवाल, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इन 4 माह के अंदर क्या हो सकता है? क्या उस पर पाबंदी ज़ेरे गौर है? इंसार अब्बासी ने आर्टिकल लिखा, उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि बड़े बावसूख ज़राए और बड़े बावसूख लोगों से बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी पाबंदी ज़ेरे गौर नहीं है। हलीमा खान ने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से और उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड लू, वो आज भी नहीं भूले उसको, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू जिसने वो साइफर लिखा था या ख़त लिखा था, व्हाटएवर, जिसने मुदाखलत कर दी थी या साजिश कर दी थी और पूरा जो अमेरिकन एम्बेसी थी और सफारत खाना था वो इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हम उनके ख़िलाफ़, डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका में केस करेंगे। फिर आर्मी चीफ ने कहा रियासत के सिवा किसी भी इदारे गिरोह का ताकत का इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरी, साथ ही हुकूमत आई। इलेक्शन नून लीग चाहती थी, क्यों नहीं इलेक्शन करवाए? अगर इतना ही था तो उसके 2, 3, 4 माह के बाद, यानी तकरीबन 1 साल के बाद रफली, जब ये पंजाब की हुकूमत गिरी और पंजाब के इलेक्शन 14 मई में थे, तभी करवा देते। उसका क्या जवाब देगी मुस्लिम लीग नून? शेख फयाजुद्दीन साहब, अली जाज भुट्टर साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। आज बड़ी सख्त तकरीर की मौलाना फौज रहमान ने, जिनको थोड़ी देर के लिए भूल गए नून लीग वाले, नवाज शरीफ भी उनको भूल गए, उन्हीं लोगों के ऊपर, उन्हीं साबिक जनरल फैज़ हो गए, बाकी लोग, उनके ऊपर सारा मलबा आज मौलाना फौज रहमान ने फिर से डाल दिया। ये सख्त बयानिया जो है ये इसी को लेकर चलते रहेंगे इलेक्शन में? आपकी कैंपेन का बिलखुसूस यही हिस्सा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब आपका शुक्रिया। ज़हनी तौर पर तो हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। अच्छा। तो हमें, हमारे नज़दीक ये नहीं होता कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा और क्या दिया जाएगा। जो हक बात होती है और जहाँ बुराई होती है हम उसका जिक्र करते हैं, तो वक्तन फौक्तन उसका जिक्र आ जाता है। तो आज मौलाना साहब ने भी उसी तरह का जिक्र किया होगा कि जहाँ गलतियाँ हैं उनको अपने गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और आइंदा के लिए जमहूरियत से रहम करना चाहिए और जमहूरियत को चलता नहीं करना चाहिए, चलने देना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो हैं, आपने भी देखी माजी के अंदर, हम भी देख रहे हैं, तो वो चीज़ें तो ठीक नहीं है, गैर सेहतमंद रिवायात है। अगर गैर सेहतमंद रिवायात में तस्लीम भी नहीं की जा सके तो फिर जमहूरियत का फ़ायदा क्या? लिहाजा ये तो हक है एक आदमी का कि वो जिस बात को गलत समझता है तो जान की अमान पाए तो हम वो गलती बताते हैं, और गलती बताना कोई बुरी बात नहीं है। तो मौलाना साहब की तकरीर इस तनाजुर में। ठीक है, यानी आप गलती बता रहेंगे तो बड़ी दफ़ा गलती बता दी। जिनके साथ ये सब कुछ हुआ वो भूल गए हैं, मौलाना क्यों बार बार याद कर रहे हैं? ये तो कैंपेन का हिस्सा ही नहीं है। अब आगे नहीं बढ़ चुके सब सियासतदान? नहीं, खैर, आप माजी की गलतियों
से नहीं सीखेंगे तो आप मुस्तकबिल में कदम नहीं रख सकते रहे। ये तो तारीख का एक अटल फैसला है अच्छा। कि माजी की गलतियों से आपने कुछ सीखना है और मुस्तकबिल में कदम रखना है। तो अगर आइंदा फिर ऐसी मुदाखलत हो जाती है, कोई फिर हैंगिंग पार्लियामेंट आ जाती है और फैसले पार्लियामेंट से बाहर बाहर हो, तो वो तो फिर ठीक नहीं होगा। लिहाजा उन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर अगर कोई तामीरी तनकीद होती है तो उसको खैर मकदम करना चाहिए। शेख फैजुद्दीन साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि 16 माह के अंदर आपने मुल्क का कबाड़ा करके रख दिया। उनकी कैंपेन यही है कि पिछले बड़े सीनियर सियासतदान, बड़े लोग जिन्होंने 3-3 दफ़ा हुकूमतें की हैं, वो इलेक्टिबल्स ढूंढ रहे हैं। यानी आपकी मकबूलियत जो आपने 21 अक्टूबर को हमें सबको बताई, बार बार कहा कि हमें देखें हम कितने मकबूल हैं। मकबूलियत का आंसर यह है कि उन्हीं लोगों के ऊपर इत्तफाक करने की कोशिश है जिन्होंने आपको दगा दिया। वो पीटीआई में शामिल हुए, वो दूसरी जमातों में शामिल हुए, आज उन्हें आप अपने साथ मिला के किसी ना किसी तरह से हुकूमत चाह रहे हैं। तो ये बिलावल का बड़ा पॉइंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बसद एहतराम बिलावल साहब से अर्ज करूंगा कि उन्होंने गौस बख्श महर जो शिकारपुर से हमेशा इलेक्ट होते हैं, उनको भी तो उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने शिराजियों को भी अपने साथ शामिल किया है जो तारीखी तौर पर पीर पघाड़ा के साथ होते थे। इसी तरह महर साहबान को भी घोटकी में अपने साथ शामिल किया है। इलेक्टेबल होना कोई गाली नहीं है। इलेक्टेबल वही लोग होते हैं जो अपने इलाकों में लोगों के इत्मीनान पे पूरा उतरते हैं और लोगों को उन पे इत्मीनान होता है कि ये इलेक्ट होने के बाद हमारे मसाइल हल करेंगे। अगर ये ऐसी बात है तो उनको भी इलेक्टेबल को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैं जहां तक मेरा मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, मुस्लिम लीग के दरवाजे एक सियासी जमात है, तमाम सियासी लोगों के लिए दरवाजे खुले होते हैं, मासिवा वो लोग जिन पे कोई करप्शन का इल्जाम हो। अगर इलेक्टेबल को अपनी पार्टी में लेना जुर्म होता तो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब भी उन्हें अपनी पार्टी में ना लेते। तो बाकी फैसला तो अवाम ने करना है। अवाम ने जिसको वोट देना है उसने जीतना है, उसने असेंबली में आना है। अच्छा। और उसके बाद उनका इम्तिहान शुरू हो जाना है कि लोगों ने जिस इत्मीनान का उन पर इजहार किया था क्या वो उन पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। ठीक। तो ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। और जहां तक बिलावल साहब की तनकीद का ताल्लुक है, वो मुस्लिम लीग पे तनकीद ना करें तो और किससे करें। देखिए, अब इस वक्त पाकिस्तान में दो बड़ी जमातें हैं जिनके दरमियान सियासी मुकाबला हो रहा है। वो पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन है। अगर ये एक दूसरे की तारीफें शुरू कर देंगे तो इलेक्शन किससे लड़ेंगे। तो बहरहाल फैसला, आखिरी फैसला जो है वो अवाम का है और अवाम का फैसला ही हमेशा बालादस्त होता है। और इंशाअल्लाह इस दफा फ्री और फेयर इलेक्शंस के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो इंशाअल्लाह मुल्क के मसाइल हल करेगी और उसके बाद तमाम सियासी जमातों को पुराने इख्तलाफात भूल के मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए मिल के आगे चलना होगा। ठीक। भुट्टर साहब, आपने भी देखे, पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं। यूनिवर्सिटी में आपको पता है, कॉलेज में एक दाखला होता है, फिर उसके बाद जब इम्तिहान आता है तो इम्तिहान की डेट शीट आती है, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है, जो अपना दाखला फॉर्म भेजते हैं ताकि आप इम्तिहान में बैठकर इम्तिहान दे सकें। इम्तिहान की डेट शीट भी आ गई है 8 फरवरी की, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये आप एब्सेंट नहीं हो गए आप सारे के सारे उस इम्तिहान से, और एब्सेंट के साथ फेल होंगे? अली भुट्टर साहब, देखें, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो चुका है और तयन भी हो चुका है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ जो और क्रैकडाउन है वो मजीद सख्त कर दिया गया। अच्छा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जिस तरह प्रोटोकॉल सारी पार्टीज को दिया जा रहा है और पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो जारी है, लेकिन हकीकत ये है ये जितने भी उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के भी बने हुए हैं अपनी अपनी पार्टीज के या अपने आप को जितना भी मकबूल समझते हैं, ये तीसरे नंबर या चौथे नंबर की भी लीडरशिप को पीटीआई के किसी कैंडिडेट को ये हरा नहीं सकते और पूरी जमात को ये माइनस करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ये माइनस करके ये इलेक्शन तो चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि किसी सूरत सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन हो के इनके वो आके ये किसी तरह इक़्तिदार में आ जाए। ये सारे आपस में मिले हुए हैं। किस तरह इन्होंने 16 माह में इस मुल्क का जो हाल इन्होंने किया आपके सामने है, किस तरह सियासी तौर पे इस्तेकाम है, किस तरह माली तौर पे इस्तेकाम है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि ये अभी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं
जो आज हाल आपके सामने पाकिस्तानी क्रिकेट में, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में हाल हुआ, तो अब हाल ये देखते हैं कि जब पीसीबी का चेयरमैन लगाना था तो ये एक दूसरे को लॉबिंग कर रहे थे, मीटिंग्स करते थे कि भाई पीसीबी का चेयरमैन जो है वो मियां साहब का बंदा लगेगा कि जरदारी साहब का बंदा लगेगा। तो इसी तरह इन्होंने हर अदारे की तबाही की, इसी तरह अपना बंदा लगाने के चक्कर में हर अदारे की इन्होंने तबाही की। और मजीद ये अभी इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये तबाही का प्लान है इनके पास, और कुछ भी इनके पास प्लान नहीं है। अगर ये इन्होंने सिलेक्शन ही करनी है तो हम तो अभी कहते हैं नोटिफिकेशन निकालें, और या जो है वो आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए अगर पंजाब में किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो पंजाब में बना लें। अगर मियां साहब को आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए अभी बनाना चाहते हैं, फिर आप ये पाकिस्तान की जो गरीब कौम है अपना पेट काट के इलेक्शन के मैटर्स और इलेक्शन कमीशन अफसरान की जो है वो तनख्वाहें पूरी करती हैं, तो वो हमने कौम का पैसा बचाएं। आप कौम को भी पता चले कि भाई ये इलेक्शन तो है नहीं है, ये सिलेक्शन है, तो बिल्कुल ऑर्डिनेंस के जरिए असम्बली होना जरूरी है, और असम्बली है नहीं। अगर ऑर्डिनेंस बना भी दें तो उसके ऊपर सदर ने दस्तखत करने, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके सदर ने दस्तखत कर देने हैं अगर जो आप चाह रहे हैं। इन्होंने ये जो लेवल प्लेइंग के चक्कर में इन्होंने हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन को भी इस निजाम के खिलाफ कर लिया। असल में हम तो ये कहते हैं कि हमें कोई लेवल प्लेइंग उस तरह की नहीं चाहिए जिस तरह की आप मांगते हैं। हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं, आप इस तरह करें कि हमारे हाथ बांधे रखें, हमारे सिर्फ पांव खोल दें, फिर इलेक्शन में रिजल्ट देख लें। हम ये कहते हैं कि आप थोड़ी सी फील्ड हमें दे दें, इसको लेवल हम खुद कर लेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट आप देख लीजिएगा, जो हाल इन्होंने स्कूल के साथ किया, लोग इनसे नफरत करते हैं। तो जो पॉपुलैरिटी इस टाइम पीटीआई है इमरान खान साहब की है, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी भी हमें फील्ड मिली तो हम जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। मुफ्ती साहब ये बात तो वो कह रहे हैं कि हमारे पाँव चाहे बांध दें, हाथ खोल दें, या हाथ बांध दें तो थोड़े पाँव खोल दें, एक चीज़ भी थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर दें, आपका हाल, यानी आपसे मुराद तमाम सियासी जमातों का बुरा हाल करेगी पीटीआई। तो बुरा हाल क्या करेगी? इलेक्शन ही जीतेगी ना, किसी को मारेगी तो नहीं, कत्ल तो नहीं करेगी ना। तो हम तो चाहते हैं कि ये इन लोगों को मुकम्मल मौका मिल जाए और ये अपनी कारगुजारी बताएं, और तभी तो सियासी जमातों की कारगुजारी की बुनियाद पर बात होती है ना। अगर ये पहले भी जीते थे तो हम अपने घरों में रहते थे ना, हमने किसी घरों से नहीं निकाला। हम KPK में होते हैं और इनकी यहाँ 11 साल हुकूमत रही, तो फिर क्या फर्क पड़ा? अगर आवाम ने PTI के हक में फैसला देना है तो बस रिजर्वेशन कबूल करना चाहिए हमें, इसमें क्या बात है। अलबत्ता ये है कि इन बेचारों की ये बुलंद पांग दावे बिल्कुल ठीक है, साफ देखने में पाबंदी नहीं है, लेकिन ये 9 मई के हड्डी हजम होना जरा मुश्किल है ना। उस वक्त इतना उनका चेहरा सामने आ गया है कि उस चेहरे के बारे में हम परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं कि ऐसा भी हो सकता है सियासत के अंदर कि मुल्क की सालियत के खिलाफ कहा जाए और वहाँ शहदा के यादगारों को। एक बात तो ये है, अब पता नहीं मेरे पेरेंट्स मोहतरम में इनका एहतराम तो करता हूँ, ये इसका क्या जवाब देते कि इसको छोड़ दो, मिट्टी पाओ, ये हाथ था, ये हमने नहीं किया, ये हमारे पेटे में नहीं पड़ता। एक चीज तो है ना, अगर अदालत जो फैसला करती है ये उनको मान लेना चाहिए। बाकी मैं इस हक में हूँ कि किसी से भी जमात पर पाबंदी ना हो और आईन के मुताबिक तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक दिया जाए। ये ठीक है, अवाम के सामने हमने अपना सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। शेख साहब, ये एक तो बात जो उन्होंने की भुट्टर साहब ने कि हाथ पांव खोल दें, और आपके तो हाथ भी पांव भी खुले हुए हैं, स्टेज भी आपको तैयार करके और उनके हाथ पांव बांध कर ऐसे दुश्मन के साथ या ऐसे मुखालिफ के साथ मुकाबला करते हुए ज़ेब देगा आपको सर? भाई मेरा भुट्टर साहब से ये गुजारिश है कि इनके हाथ भी खुले हुए हैं, पाँव भी खुले हुए हैं, जबान भी खुली हुई है। कैसे? लेकिन वो लोग जो कौमी मुजरिम हैं, जिन्होंने कौमी तंसीबात पे हमले किए हैं, या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की माशियत को बर्बादी से दोचार कर दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ माशी दलदल में धकेल दिया है, उनको लोग अच्छी तरह जानते हैं। फैक्ट और फिक्र की बात कीजिए। जब 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी थी तो पाकिस्तान आलमी माशियत में उस वक्त 27वें नंबर पे था, और जब इनको हुकूमत ने छोड़ी तो वो 47वें नंबर पे आ गया था। इसी तरह जो ये
एहतसाब की बात करते हैं और बहुत ईमानदार बनते हैं। पाकिस्तान को जब नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो हमारा करप्शन में नंबर था वो 117 था। जब नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा तो वो 117 नंबर पे हमारा जो था वो नंबर था। जब इमरान खान साहब ने छोड़ा तो 27 दर्जे बढ़ाकर वो 140 से भी बढ़ गया था। ठीक है, ये करप्शन के भी बाप दादा हैं, ये झूठ बोलने के भी माहिर हैं, ये गैर कानूनी हरकत करने में भी ये किसी से पीछे नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देगा उनके बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। ये तो इनका कल्चर है। उन्होंने ये भी कहा था कि इनके बच्चों को स्कूल कोई नहीं जाने देगा। ये पता नहीं किस चीज की तबलीग कर रहे हैं, ये मुल्क में क्या लाना चाहते हैं। अवाम बहुत समझदार है, इनको अच्छी तरह से जानती है। आने वाले इंतखाबात में आप देख लीजिएगा, इनको उम्मीदवार पंजाब से नहीं मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ पंजाब, इनके जितने सदरों को, कराची के, सिंध के सदरों, वो इनको छोड़ के तशरीफ ले जा चुके हैं। ख्वाह वो केपी के जो 9 साल उन्होंने जो कुछ किया है, वहां भी इनका अंजाम आपके सामने आ जाएगा। वहां भी इनकी पार्टी रहनुमा इनको छोड़ के इन्हीं पे तनकीदें कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, इनके अपने बंदे इनके बारे में ये कुछ कह रहे हैं। ये बात तो ठीक है भुट्टर साहब, ये बात तो सही है ना कि आपको नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या JUI फेस है, इस सारे फेस में उतनी तनकीद नहीं मिली जितनी आपको आपके अंदर से तनकीद मिली है। हर कोई कह रहा है, वो जो KPK से आपके सदर थे, साबिक वज़ीर आला वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर को कह रहे हैं कि वो डिक्टेटर बना हुआ था, उसने खुद करवाया सब कुछ। इसी तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो इल्ज़ाम लगा के निकल जाता है। पंजाब के अंदर जो आपकी लीडिंग थी टीम सारी, वो इल्ज़ाम लगा के निकली। तो ज़्यादा तनकीद तो आपको आपके अंदर से मिली है, और झूठ बोलने का कल्चर आपका, करप्शन के बाप दादा आप थे, अवाम आपको जान चुकी है। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आपके हाथ पांव खोले? आपके हाथ पांव खुले हुए हैं, जो मुजरिम हैं उनके नहीं खुले हुए। अब बताएं। देखें, ये सारा झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा है। इनके पास कोई बयानिया नहीं है। अगर इनसे पूछा जाए कि भाई आपका बयानिया ही क्या है, तो ये कहेंगे हमारी बात हो गई है, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। इनका ये बयानिया। अगर पूछा जाए इनके हलकों में इनके कैंडिडेट जाते हैं कि भाई आपने क्या किया, तो ये कहेंगे कि 9 मई हुआ और ये हुआ, तो आप पकड़े ना 9 मई को। हमने कब कहा कि आप ना पकड़े, आप उस पर कमीशन बनाएं, आप उन पे दूसरी साइड का भी मौकफ लें कि भाई उस दिन हुआ क्या था। आप जो जज साहब इस सारे मामलात में फैसले दे चुके हैं, आप वो जजमेंट्स पढ़ें, वो फैसले पढ़ें जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि जो है वो बड़ा ही मुज़क्का-खेज़ है कि 9 मई की चाल PTI ने और इमरान खान साहब ने खुद चली, और बड़ा ही मुज़क्का-खेज़ है कि उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया। बड़ा ही मुज़क्का-खेज़ है कि उन्होंने अपने किसी वीडियो पैगाम में इंस्टिगेट किया। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। एक तो आप इनसे हिसाब मांगे ना 18-16 महीनों में क्या किया। अब ये अभी जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि भाई आप लोगों की 16 माह में गवर्नमेंट रही है, आपने क्या किया, आपके भाई साहब की हुकूमत थी, आपने क्या किया, आपके समधी साहब फाइनेंस मिनिस्टर से आपने क्या किया, और फिर कौन सी टीम मेंबर था आपका, कौन सा आपका साथी था जो इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था, कौन सा नया फार्मूला है जो आपने अपने भाई साहब को नहीं बताया। अभी आपके पास वो फार्मूला जो है वो ऊपर से नाजिल हो गया, और आपने वो फर्क ये है ना भुट्टर साहब कि अब आप नहीं होंगे पूरा 1 साल आप लोगों ने इनको जीने नहीं दिया। कभी लॉन्ग मार्च हो रहा है, कभी वो साइफर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी गोली लग गई है, कभी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस सारे हालात में एक परसेप्शन इंडेक्स आपने खराब रखा, इनको चलने नहीं दिया बकौल इनके। इसकी ये PDM टोले की ख्वाहिश थी, इमरान खान साहब को इनकी ख्वाहिश थी ना कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे झूठे और बेबुनियाद केसेस बना के जेल में डाला जाएगा, तो शायद जो है हमारी किसी सूरत बात बन जाएगी। वो बात भी ना बनी। इनकी ख्वाहिश थी और इनका ख्वाब था कि शायद इमरान खान 2 दिन भी ना गुजार सकें जेल में। वो डटा हुआ है, वो बाहर के लोगों के, जो बाहर लोग हैं उनको भी तसल्ली दे रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं फेस करूंगा कि सारे, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही बैठ के किसी के साथ डील नहीं करूंगा। मेरी डील जो है वो अवाम के साथ डील, और उसी की ताकत से और अल्लाह की ताकत से वापस आऊंगा। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनका कोई वापसी का रोड मैप क्या है? वापसी का रोड मैप क्या है? ये हवा में बात है ना। नवाज शरीफ की वापसी का रोड मैप आपने देख लिया ना, इस तरह अपना भी बताएं क्या रोड मैप है जो उम्मीद लगा लें आपके वोटर सपोर्टर जो देख भी रहे हैं कि जी वो वापस आएगा और आके छा जाएगा, लाइक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर। अच्छा भला ये मुल्क चल रहा था, चीजें बड़ी सेटल थी। फैसलाबाद के हालात आपने देखे, किस तरह जो है टेक्सटाइल ऊपर थी, किस तरह हमारा एक्सपोर्ट बढ़ी हुई थी, किस तरह ओवरसीज
पाकिस्तानी खुश थे, किस तरह वो इधर इन्वेस्टमेंट आ रही थी। जब आपने इस मुल्क में तबाही की, आपने जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन से अच्छी भली चलती खुशहाली लेके आ चुकी थी जो गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरवेंशन से वो गवर्नमेंट खत्म की, तो हालात आपके सामने। हमने तो उस टाइम अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा कि आप ये तजर्बा, ये जो आप करने जा रहे हैं आप ना करें। बड़ी मुश्किल से हमने हालात कंट्रोल किए हैं, तो ये तजर्बा और फिर आपके उसी फाइनेंस मिनिस्टर ने दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर्स को कॉल करके कहा कि IMF की डील ना होने देना, वो गद्दारी का मुर्तकिब ठहरा। वो कह रहा था मुल्क बिक जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, सुरंगें बचा दो उनके लिए। कहा था कि भाई हम अपनी जैसी भी गवर्नमेंट है हम उनके पीछे खड़े हैं, हमारा मुल्क है, हम उसके साथ हैं। हम जो है वो आप बिल्कुल मुफ्ती साहब IMF जो है हमने तो करवाई थी, हमने तो हेल्प की थी इनकी, बहुत हेल्प की आपने। भी मैं पूछता हूँ मुफ्ती साहब, एक बात तो ठीक है, आप जब 2018 की हुकूमत आई तो मुझे याद है कि उस वक्त ही मौलाना फजल रहमान बार बार नवाज शरीफ को मशवरा देते थे कि भाईजान ये आप इस तरह करें कि असम्बली को तड़वा दें, बैठे ना, इस असम्बली में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, आपने लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया, तब भी आपको उस तरह से वेलकम ना मिला। ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी तब आप चुप करके बैठ गए, मिनिस्ट्रियों में बैठ गए। यानी कि अगर आपकी हुकूमत ना आए, असम्बली हो, तो आप उनको कहेंगे तोड़ दो, ना जाओ हुकूमत में, ऐसी जाली असम्बली में बैठने का कोई फायदा नहीं। नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, मौलाना फजल रहमान का बेटा मिनिस्टर बन जाए तो असम्बली ठीक है, इसको चलने दो और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो। मुफ्ती साहब थोड़ी आपकी ताबीर से इख्तिलाफ है। हम जो उनकी मुखालिफत कर रहे थे इस बुनियाद पर कि ये लोग अवामी नुमाइंदे नहीं थे, ये ठप्पों की बुनियाद पर आए, और ठप्पों की बुनियाद पर आए हुए लोगों को क्यों मुल्क का खजाना दिया जाए, उनको क्यों वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, वो तो गलत है। जो चीज़ गलत थी वो गलत थी। अब हमने उनको हटाना था कि गलत वज़ीर-ए-आज़म आ गया, गलत आदमी आ गया, हम उनको हटाना था। तो हटाने के दो तरीके हैं। एक वो तरीके जो आपने बताया कि भाई इनको चलता करें और इसीलिए तोड़ी जाए और न बैठा जाए, वो भी हमारी तजवीज़ थी। दूसरी तजवीज़ हमारे इत्तेहादी की यह कि इनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। ये निस्बतन आसान था। अब आप आसान गोली से अपने दुश्मन को जहर देने की क्या जरूरत है? लंबी सी गोली के साथ वो मर जाता है। तो हमने बहुत हिकमत अमली के साथ PDM बनाया और इमरान खान को जिंदगी में, पार्लियामेंट की जिंदगी में पहली बार, यानी हमारी तारीख है कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, और आई तो कामयाब नहीं हुई। तो जब ये अदम एतमाद आ गई, जो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं तो चाहता था कि दोबारा से फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, आप तो 2018 में चाहते थे कि ये सारा सिलसिला ख़त्म हो और दोबारा से फ्रेश इलेक्शन हो, तो 2022 के अंदर नवाज शरीफ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया या आपने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए? नहीं कहा या कहा? नहीं, मैंने तो नवाज शरीफ का ऊपर एतराज नहीं करना। मेरी बात आप पूरी होने दें, इससे कौम को फायदा होगा। अच्छा। हमारी भी ये राय थी कि हम इलेक्शन में जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया है, रिकॉर्ड पर है। हमारी ये राय थी कि वो आप इलेक्शन में जाएं और आप हुकूमत न लें, लेकिन जब आप एक इत्तेहाद में होते हैं तो सबकी बात माननी पड़ती है। अब अक्सरियत की एक बात आई तो क्यों कोसा जा रहा है? हमने कौन सा जुर्म किया? उसी जमहूरी प्रोसेस से हमसे 16 महीनों का हिसाब लिया जाता है और 4 महीनों का नहीं लिया जाता। इतना कर्जा आया, वो कर्जा लगा किधर है? हम तो सब हैरान हैं। जो देखो, IMF के अंदर तो हम नहीं गए ना, IMF के तो इमरान गया। हमने तो इनका जो किया हुआ था उसको बाकी रखा ना, हमने इन कर्जे दिखाया है ना। और ये आप हमें क्रेडिट दें कि ठीक है हम महंगाई को कम नहीं कर सके, लेकिन बदनामी तो नहीं हुई, ग्रेड लिस्ट नहीं किए, हम दिवालिया होने से बच गए, कुछ सारा तो किया हमने, सब कुछ किया, आज जम की कुछ तो किया। ये ठीक है कि हमें कोई आइडियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम तो मजबूरी की हालत में आए, फूलों का सेज नहीं था, कांटे थे, कांटों को बर्दाश्त किया। इस बयानिए के साथ आप जी मौलाना साहब एक मिनट, हमने चैलेंज को कबूल किया, हमने गैर मकबूल फैसले की सियासत को तबाह कर दिया, लेकिन रियासत को बचाने का क्रेडिट होते हैं जो ये खाई के अंदर ये छोड़ के चले गए। चले हम देखते हैं सर, ये रियासत को बचाने वाला नैरेटिव जो है, अवाम इसको इलेक्शन के अंदर कितना बाय करती है, किसने बचाया? नून लीग को पीपल्स पार्टी कह रही है कि इन्होंने तबाह कर दिया, नून लीग और आप कह रहे हैं कि हमने मुल्क को बचा लिया।
ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ ने अगर तब इलेक्शन चाहे थे तो क्यों नहीं करवाए? ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा शेख साहब, आपसे मैंने जो पूछना है मुझे पता है उसका आंसर तो आपने ये देना है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना था, इलेक्शन में जाना इसलिए नहीं चाहिए था। तो शाबाश किस चीज़ की दे रहे थे उसको, शहबाज शरीफ साहब को और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को, नवाज शरीफ? इस बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि ना हमने सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ये तो रटी रटाई बात है, मुझे पता है, बड़ी दफा बोल चुके हैं। पाकिस्तान के, सुन लीजिए, बल्कि पाकिस्तान के उन तमाम दोस्तों को जो हमसे इमरान खान साहब की वजह से नाराज हो गए थे, उनको फिर ऑन बोर्ड लिया और उनसे फिर ताल्लुकात इस्तवार किए। आपको याद होगा कि सऊदी अरब इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं था, उसी सऊदी अरब ने हमें फिर $2 अरब दिए। इसी तरह कतर ने, इस तरह यूएई ने, जो सब हमसे नाला थे वो सब हमारे साथ उसी तरह खड़े हो गए जिस तरह हसब साबक वो हमारे वफादार और बाइतमाद साथी थे। मैं भुट्टो साहब की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आपकी भी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि हमने इलेक्शन क्यों नहीं फौरी अनाउंस किए। आपको पता होगा इस बात का कि नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने अपनी अलविदाई तकरीर भी तैयार कर ली थी, लेकिन वो लोग जो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहते थे, उन्होंने, उस गिरोह ने इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। बल्कि उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम इन्हें गर्दन से पकड़ के वजारत उज़्मा की कुर्सी से घसीट के बाहर निकाल देंगे। तो ये वो हालात थे कि अगर उस वक्त हम हुकूमत तोड़ के दोबारा इलेक्शन में जाते तो ये क्रेडिट इमरान खान साहब लेते कि ये हमारे खौफ से भाग गए हैं। तो हमने उनको ये जवाब दिया कि हमने 16 माह अमन के साथ मुल्क के हुकूमत की और मुल्क को उस पटड़ी पे दोबारा लाने की कोशिश की जिससे ये इसको डीरेल कर गए थे। तो ये हमारी खिदमत है मुल्क के लिए। और अवाम को पता है, अगर अवाम को इस बात का पता ना होता तो जैसे आज इनको उम्मीदवार कोई नहीं मिला और हमें ये मुश्किल पेश आ रही है कि जो उम्मीदवार हम पे आ रहे हैं उनमें हम किसको सिलेक्ट करें, किसको हम टिकट दें। यहाँ टिकटों के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और वहां पे दूर दूर तक हू का आलम है, कोई बंदा दिखाई नहीं देता उनके कैंपों में। तो भाई मेरे, ये फैसला अवाम ने करना है, आपकी बातों से कुछ नहीं होना। झूठ बोलने के आप माहिर हैं। आप तो वो गिरोह हैं जो ये कहता था अगर मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा तो मुल्क 3 टुकड़ों में टूट जाएगा, मुल्क में यूं समझिए कि एटम बम का हमला हो गया है। तो भाई ये मुल्क जो है ये 22-24 करोड़ अवाम का मुल्क है, किसी एक शख्स का मुल्क नहीं है। आप ये कहते हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत ने आपको हुकूमत से बाहर निकलवाया, तो उसी गैर मुल्की सफारत खाने में आपके जो सीनियर लोग हैं जाके फवाद चौधरी वगैरह उनसे माफिया मांगते रहे हैं, उनको यकीन दिलाते रहे हैं। ये हकीकत है, इनसे ये डिनाई कर सकते हैं कि ये नहीं गए अमेरिकन सफीर के पास माफिया मांगने। और इन्होंने CIA के साबका चीफ को अमेरिका में अपना एजेंट मुकर्रर किया और हजारों लाखों डॉलर उसको फीस अदा की। ये तो भैया मुनाफिक सियासत करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ और है, अमल कुछ और है और बयान कुछ और है। अवाम इन बातों को समझते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें। सिर्फ 2 महीने का वक्फा दरमियान में है, फरवरी में इनको पता चल जाएगा कि इनकी जो पॉलिसियां अवाम उसे नाला है। इन्होंने हर घर में लड़ाई डाल दी है, इन्होंने मुल्क में इंतशार फैला दिया है, इन्होंने मुल्क में तहजीब और कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ इन्होंने छोटे बड़े की इज्जत करने का जो हमारा रिवाज था उस पर्दे को भी चाक कर दिया है। तो आप देखेंगे कि अवाम इंशाअल्लाह 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को अपने इत्मीनान का वोट देंगे और एक बार फिर मुल्क तरक्की की उस राह पे गामजन होगा जिसपे 2018 में हम उसे छोड़ के गए थे। ले जी भुट्टो साहब, ये बात तो उन्होंने बड़ी भजा कर दी। मुझे याद है पहले साइफर केस का सारा मामला लहरा दिया, कह भी दिया अमेरिका की मुदाखलत थी, साजिश थी। उसके बाद लॉबिस्ट हायर करके वहाँ पर अपनी गेम बनाते रहे और अब फिर उसी डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। अहले मुनाफिक हैं आप लोग। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये भी कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन पाकिस्तान में हमारी वजह से डिले हुआ, तो बड़ी ही मज़ाक़खेज़ है। हमने तो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए 3 दफा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि भाई आइन कहता है, आइन की मंशा ये है कि हमने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाए गए। उसके बाद आपके सामने पंजाब और KP में गैर आइनी हुकूमतें चलाई जा रही हैं। जब हम 3 दफा सुप्रीम कोर्ट गए, किस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पामाल किया गया। जो भी
उसके जिम्मेदारान थे, वो आपको पता है कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि भाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए? कौन जाके सारी पीडीएम जो है वो सारे टोले ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? किस तरह अगर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है तो उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये बदनुमा जो दाग है पाकिस्तान के आइन पे और जमहूरियत पे ये हमेशा ना रहे, ये धुल जाए। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो एक गरीब कौम है। ये सारे जितने भी अदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, तो अपना पेट काट के इनके टैक्स और मराहत पूरी करती हैं। तो अगर आइन के मुताबिक इस मुल्क में नहीं चलना तो फिर इनका क्या फायदा? इनकी क्यों तनख्वाहें और मराहत हम पूरी कर रहे हैं? तो इनका ये कहना कि जी हम उधर गए थे और अगर हम उधर गए थे तो हमारा भी आज बयानिया होता, हम तो अवाम की ताकत से वापस आना चाहते हैं। तो इनका तो बयानिया यही है कि भाई मियाँ हमारी बात हो चुकी है, मियाँ साहब अगले वजीर आजम है और अपने आप को वजीर आजम के तौर पे पेश किया जा रहा है। इलेक्शन तो अभी 8 तारीख को, 8 फरवरी को होना अच्छा, मुझे बताएं, आपकी मुलाकात होती रहती है खान साहब से, तो उन्होंने कभी कहा कि मैं ये अब उनसे इंतकाम लूंगा? यहाँ पर साइफर केस जो है वो आप के पल्ले पड़ा हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि भी वो मुदाखलत थी, साजिश थी, आज तक उसी चुंगल में फंसे हुए हैं, वहां पर जाकर केस करेंगे, यहाँ से केस से तो सुरखरू हो लें। आपकी बात हुई कभी इस मामले में उनसे? मैं बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती के लिए 27 साल स्ट्रगल की। सारी स्ट्रगल में उन पे कोई केस नहीं बना था। फिर अचानक क्या होता है कि 200 से ज्यादा केसेस उन पे बना दिए कि रोज किसी ना किसी अदालत में गए, रोज किसी ना किसी पुलिस के दफ्तर खुद जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की कानून की हुक्मरानी के लिए कि मैंने कानून को फॉलो करना, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। वो पेश हुए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो इस सारे केसेस को फेस कर रहे हैं। वो इधर इस मुल्क में रह के सारे केसेस को फेस करना चाहते हैं। वो इनकी तरह ना इधर से जाएंगे, ना वो कोई डील मांगते हैं, ना वो मांगेंगे। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उनको भागने कौन देगा? सिर्फ यही है। दूसरी वो तरफ कह रहे हैं उनको भागने कौन देगा? जाना क्या है, उनको इधर ही रखना है। ये तो इनकी ख्वाहिश रही है कि शायद इमरान खान जो है वो 2 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत से थोड़ा सा किनारा कश हो जाए, लेकिन ये इमरान खान हमेशा इस सियासत में रहेंगे और हमेशा इसी मुल्क में इंशाल्लाह सियासत करेंगे और इसी अवाम में रह के सियासत करेंगे। उनकी कोई डील ना इन पे है ना उन पे है। वो हमेशा इसी बात पे डील करते हैं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं इस मुल्क में, अवाम पे छोड़ें। अवाम अपने मुल्क का जो भी नुमाइंदा या किसको अक्सरियत देती है। और ये ख्वाहिश काश आपकी 2018 में भी होती। देखिए 18 का जवाब सुन लें। 18 में आप बताएं कि ईमानदारी से आप बताएं कि क्या इनके उम्मीदवार मौजूद नहीं थे? क्या इनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौजूद नहीं थे? क्या ये जलसे नहीं कर रहे थे? क्या नून लीग के जलसे नहीं कर रहे थे? या मौलाना फजल रहमान के बंदे उम्मीदवार नहीं थे? आज आपके हालात, लेकिन बकौल उनके पास उस वक्त के सिक्योरिटी के लोग या साबिक जर्नैल नहीं थे, जो आज मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं। उनके पास वो नहीं थे, उम्मीदवार भी थे, सब कुछ था, लेकिन आपकी तरह मैनेज नहीं थे 2018। तब भी आवाम की ताकत की बात करते ना जनाब। देखिए ना, इस मुल्क में इन्होंने अपने सिर्फ मफाद के लिए जो तबाही की है वो आप तारीख में कभी नहीं हुई थी। यार वो तो अलग बात है ना, मैं खुद मानता हूँ हो गई भाई, बड़ी महंगाई हो गई, लेकिन ये अवाम सरचश्मा है ताकत का। ये तब ही है जब आपको अवाम नजर आ रही होती है। जब आप समझते हैं कि अवाम नहीं है तो मैनू मैनेज कर दो, यही अलमिया है। आप 2018 में कह रहे थे हमें मैनेज कर दो, आपके बकौल आज वो कर रहे हैं। तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। आप अवाम खेलना छोड़ें। 18 में बिल्कुल हम भी कहते हैं कि जो हमारी सीटें निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली। अच्छा, उससे भी कम हुई। हमारे जो बंदे जीत यानी वो भी सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए थे। आपका गिला उनसे भी है। जो उनको हराया गया, जो निकलनी चाहिए थी वो ना निकाली गई। हम तो तब भी लोगों के वोट से अवाम की ताकत से वापस आए थे और अभी भी अवाम की ताकत से वापस आएंगे। हमने कभी किसी डील को ना सहारा दिया, ना इस मुल्क से बाहर गए, ना जाएंगे। इधर ही तमाम मुकदमात से, तमाम परेशानियां, मुश्किलात का इधर ही सामना करना चाहते हैं। चलो अल्लाह करे जी, अल्लाह करे जी। लेकिन एक बात है, आपके सदर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम मुंतखब हुए तो मैं हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। यानी उनको भी ख्वाब आ गया है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, मुफ्ती साहब से भी पूछते हैं।
साहब आप बताइएगा मुफ्ती कि आपको भी लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इज कमिंग एज ए पीएम? देखिए, हम जंगल में रहते हैं ना, हम तो शहरों में रहते हैं, तो जाहिर है बड़ी पार्टी जो होगी तो तक पीएम आएगा। आपके उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान में, और आपके उम्मीदवार हैं सिंध में, और आपके उम्मीदवार पंजाब में हैं, और आपके उम्मीदवार केपी में हैं, और ये कि पंजाब में आपकी स्ट्रेंथ मजबूत है, तो ये अंदाजा लगाना गलत तो नहीं है, और न किसी बात को नाराज होना चाहिए। लेकिन ना बिलावल साहब वजीर आजम पल्ले पर सिट करें, न मियां साहब सिट करें, ये आवाम फैसला करेंगे। ये आपको 8 तारीख की रात को ये खबरें आ जाएंगी, जिसकी सीटें ज्यादा हो वही वो बनेगा। ठीक है, कि हमारे उम्मीदवार ज्यादा होंगे और हम ज्यादा वोट लेंगे, और वो कहता है कि अपने मोराल को, अपने कारकुनों की मोराल को बुलंद करने के लिए वो कहता है कि हमारा वज़ीर आज़म आ जाए। तो ये तो नफ्सियाती जंग होती है ना, तो उनको ऐसा कहने का हक हासिल है। वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ साहब आए तो वो गैर मुल्की तो नहीं, मुल्की ही है ना, तो उनके आने पर लोगों को क्या एतराज है? अगर उनकी कारगुजारी ऐसी है और आवाम उनको वोट देते हैं, मोस्ट वेलकम, उनको वज़ीर आज़म आ जाना चाहिए। ठीक, यानी आपको कोई इससे एतराज़ नहीं है, और जिस तरह बिलावल साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि 16 माह एक बंदे के साथ रहें, इत्तेहाद में रहें, उसके साथ मिलकर हुकूमत करें, वज़ीर ख़ारजा हो, दीगर भी मिनिस्ट्रीज़ आपके पास हों, और जैसे ही अलग हो तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए, खुद पर बोझ ना लिया जाए? बिलावल ठीक कर रहे हैं ये? नहीं, मैं कहता हूँ हिस्सा बकदर जुस्सा, हमारा भी उसमें हिस्सा था और इनका भी था। स्टेक होल्डर न ये थे न ये हम हैं, वो नून वाले थे, तो ज्यादा जिम्मेदारी तो नून की है और थोड़ी थोड़ी हमारी भी है। मैं ये कहता हूँ अगर क्रेडिट भी है तो उसको भी मुसावात के तौर पर, अपने हिस्से के तौर पर लेना चाहिए, और अगर डिसक्रेडिट है खुदा ना खास्ता तो उसको भी उठाना चाहिए। यानी हमने जो मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत को संभाला, तो इसका माना ये क्या सबने एक साथ संभाला ना। अब हम ये कहना कि वो गलत था और मैं ठीक हूँ, या मैं गलत हूँ वो ठीक है, ये ठीक नहीं होगा। अब आपने झंडे और एजेंडे के साथ आवाम के पास जाना चाहिए, इन बातों को भूल जाना चाहिए, और मुस्तकबिल की तामीर के लिए मैं अब भी ये कहता हूँ अगर बिलावल साहब की सीटें ज्यादा होंगी तो उनको वज़ीर आज़म बनने में क्या रखा होगा? एजेंडा क्या है, मतलब मुझे बताएं ना कि इस वक्त आप दिल से बताएं कि जो 16 माह की कारकर्दगी है, इसमें एक दूसरे को ही अगर लताड़ दिया जाए तो यही एजेंडा बन सकता है, वरना क्या आप बताएंगे? 2018 के अंदर चलो नून लीग तो किसी हद तक बता सकती है जी हमारी ये हुकूमत थी, हमने ये कर दिया, इन्होंने तबाह कर दिया, तो साथ ही सवाल आता है कि भाई 2022 से 2023 तक तो कबाड़ा आपने कर दिया। तो इस तरह बिलावल या पीपल्स पार्टी के पास क्या है? आपस में एक दूसरे के ऊपर ही तनकीद करना रह गया ना, तो यही करेंगे वो? क्या एजेंडा लेकर जाएंगे वो? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ तो चेयरमैन पीटीआई है ना। अगर चेयरमैन पीटीआई को या उनकी पार्टी को इजाजत मिलती हुकूमत की, तो ये तो बहुत अच्छा सब देखते हैं ना, सब उसी पर बोलेंगे। और उनकी गलत चीज तो ऐसे हैं कि मुल्क की सालिमियत की बात आ जाती है। 9 मई का वाक़या जाता है कि लोगों आप मोदी को वोट देना चाहते हो, तो पाकिस्तान में तो कोई मोदी को वोट नहीं देना चाहता, ये एक बड़ी बात है। अगर चेयरमैन पीटीआई को मौका नहीं मिलता या कोई बात होती है 9 मई उसको खा जाती है, तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी वर्सेस नून वर्सेस पीपल्स पार्टी, दोनों ने अपने अपने वज़ीर आज़म उतारे ना, हमने तो वज़ीर आज़म नहीं उतारा, लिहाजा हम इस दौड़ में नहीं है। जब पीपल्स पार्टी अपने वज़ीर आज़म को अनाउंस करती है, इट मीन वो मुखालिफत करती है मियां नवाज शरीफ साहब की। तो मियां नवाज शरीफ अगर अपने वज़ीर आज़म को अनाउंस करते हैं, बदल वज़ीर आज़म आते हैं, तो मुखालिफत में आ जाते हैं, फिर तो इनकी रकाबत होगी ना, इनके दरमियान एक लैला इख्तियार होगी, एक अपनी तरफ छीनेगा, दूसरी तरफ छीनेगा, और ये बातें हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे। हमें इनकी तनकीद से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें शेख साहब आप बताएं, आपके पास बार बार वही बात आ जाती है कि एजेंडा तो कोई नहीं है, एजेंडा सिर्फ एक ही है कि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 9 मई के जाल में फंसाएं, उस पर उसको दहशतगर्द या गद्दार या जो भी डिक्लेयर करना है वही करें। इसके अलावा परफॉर्मेंस तो है नहीं। 2018 की परफॉर्मेंस तो तब याद होती ना कि आज अगर वो आज हुकूमत छोड़ते और बदहाली करके जाते जो आपने की है,
वो करके जाते तो आप 2018 गिनवाते। 2018 तो आप गिनवा नहीं सकते, आपके ऊपर तो 2022 और 2023 आ जाता है। मौलाना साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि हम इनको चाहिए कि ये सियासी रवैया अपनाएं, ये इंतशार की पॉलिसी, ये दहशतगर्दी की पॉलिसी छोड़ दें। क्या आप कैसे कर रहे हैं? वो छोड़ तो दी है, छुड़वा दी है। जी जी, करें, आप ही कर रहे हैं। बात तो कर लेने दीजिए। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब फॉरेन प्रेस ने इमरान खान साहब से पूछा तो ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ये सब कुछ दोबारा होगा, यानी GHQ पे पेट्रोल बम का हमला भी होगा, जिन्ना हाउस को जला दिया जाएगा, अस्करी टावर को तहस नहस कर दिया जाएगा, मियां वाली एयरवेज पे हमला किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने जो जराइम किए हैं उस पर उनको ना पकड़ा जाए ना उनको पूछा जाए। जहां तक ये 18 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जबर के उस माहौल में भी, जबकि इनको बिसाकियां भी हासिल थी और इनको वो जिसको ये अपना बाप कहते थे, असेंबली में खड़े होकर शहरयार अफरीदी साहब कहते थे कि आर्मी चीफ हमारे बाप हैं, तो उनकी भी इमदाद हासिल थी। तो उसके बावजूद हमने हर सीट पे इलेक्शन लड़ा। मुझ पर दहशतगर्दी के 18 के इलेक्शन में 2 पर्चे दर्ज किए गए। इसी तरह मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, मुस्लिम लीग के हर उम्मीदवार के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए, लेकिन हमने साबित कदमी से इलेक्शन लड़ा और असेंबली में हमारी 85 सीटें थी। ये क्या बातें करते हैं? इनको जिन लोगों की हमायत हासिल थी उसके बावजूद 2013 के इलेक्शन में ये 31-32 सीटों से ज्यादा नहीं आ सके, और 2008 के इलेक्शन में तो इनके पास अकेली अपनी सीट थी। ये सब ने मिलकर, जितने भी जर्नैल थे, पाशा साहब है, जहीरुल इस्लाम साहब थे, जितने भी थे, उन सब ने जोर लगा लगा के इनको यहाँ तक लाया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई ये तो वो लोग हैं जो मुल्क कहते हैं कि हम हैं तो मुल्क है, अगर हम नहीं तो फिर मुल्क ही नहीं है। तो इनको चाहिए कि ये सियासी रवैया अपनाएं। आपको याद होगा कि जिस दिन असेंबली का पहला इजलास हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था आइए मिसाल के माशियत करते हैं, मिलकर चलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये कहते थे हमने आपसे तो बात ही नहीं करनी। ये अब भी कहते हैं कि लेकिन इन्होंने आपकी एक बात मानी। भुट्टो साहब, मुझे 1 घंटे में लोग हैं, ना इनका सियासी रवैया है, ना इनका सियासत से कोई लेना देना है। भुट्टो साहब लाइन पे चल रहे हैं इनको चलने दीजिए, और ये भुगतेंगे आने वाले इंतखाबात में। लोग इंतशार दहशतगर्दी की इस सियासत को रिजेक्ट कर दे। नहीं भुट्टो साहब, मुझे तो 1 घंटे में अपने दोनों मेहमान ग्रामी की गुफ्तगू से यही समझ आई है कि उनका मुकाबला एक सोफिस्टिकेटेड और एक महज़ब पार्टी का, एक दहशतगर्द पार्टी के साथ मुकाबला होगा। अगर आपको इजाज़त मिलती है तो लोग दहशतगर्द पार्टी को वोट तो नहीं देंगे जो 9 मई में आपने किया। ये मुझे समझ आई है 1 घंटे के बाद इन दोनों की बातों से। इनके पास कोई बयानिया नहीं है, सारी बातें इनकी बड़ी मज़ाक़ खेज। अगर यही इनका बयानिया है तो इनका अल्लाह हाफिज है। असल बात यह है कि अवाम में मकबूलियत सिर्फ इमरान खान की है। दुनिया की कोई ताकत अभी जो है वो उसका वोट कम नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। पर इनके पास सिर्फ कोई प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है जो इनका लंदन प्लान है। उसी के मुताबिक PTI को क्रश करना है, उसी के मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में डालना था, उसी के मुताबिक उनको केसेस उन पे बनाने थे, फिर ऐसी ग्राउंड बनाना थी कि जो है वो ग्राउंड भी इनकी हो जिसमें फील्डिंग भी ये खुद ही करें, बॉलिंग भी खुद ही करें, एम्पायरिंग भी खुद ही करें और बैटिंग भी खुद ही करें। तो ये सारा कुछ करके इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्शन तो चाहते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। इनके पास कोई बयानिया नहीं है और पूरा आपने यकीन कर लिया कि होगी सिलेक्शन। ठीक है, होने दें। ठीक है, इनके ख्वाब जो है वो 24 के इलेक्शनों में धुंध ना हुई तो इनकी समझते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत और PTI की सियासत में भी हुकूमत थी, वफाक में भी इनकी कर देंगे तो ये इनकी भूल है। वो आप से दूर हो रही है, 20,000 वोट से हमारी। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया मुझ साहब और शेख साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।